नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दुनिया की सियासत में आज जबरदस्त हलचल है। इसराइल में नेतन्याहू की कुर्सी डगमगाती दिख रही है। गठबंधन 50 पर सिमट गया है, जबकि विपक्ष 60 सीटों तक पहुंच गया है। उधर अमेरिका में बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व विदेश मंत्री ने बताया है कि ट्रंप को कैसे नेतन्याहू ने अपने जाल में फंसा लिया। इस बीच हॉर्मुज पर ट्रंप का गुस्सा भी भड़क उठा है। ईरान पर डील तोड़ने का आरोप लगा दिया गया है। वहीं भारत में पवन खेड़ा को राहत मिली तो बंगाल में ओवैसी ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए गठबंधन तोड़ दिया। यानी जंग, सियासत और सस्पेंस, हर मोर्चे पर टेंशन हाई है। इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले रुक करेंगे 5 बड़ी खबरों का। रिपोर्ट में दावा, इसराइल सरकार हो रही कमजोर, नेतन्याहू की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा। ओबामा बाइडेन ने ठुकराई, लेकिन ट्रंप ने मानी नेतन्याहू की ईरान पर बात। हॉर्मुज संकट पर ट्रंप हुए आग बबूला, ईरान से बोले ये वो डील नहीं है। असम केस में खेड़ा को मिली राहत, कोर्ट ने दी 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत। ओवैसी का बंगाल में फैसला, हुमायूं कबीर से गठबंधन खत्म, अकेले लड़ेंगे चुनाव। ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना अब नेतन्याहू पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। मारिव पोल के मुताबिक जंग की शुरुआत में नेतन्याहू को थोड़ी बढ़त तो दिखाई दी थी, लेकिन अब नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरे के बादल साफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल की सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा बढ़त विपक्षी दल बना रहा है। सरकार का गठबंधन 50 सीटों पर सिमट गया है, वहीं विपक्ष मजबूत होकर 60 सीटों तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसराइल में कुल 120 सीटें हैं और बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए, यानी कि विपक्ष बहुमत के केवल 1 सीट दूर है और नेतन्याहू की पार्टी तो दूर ही होती जा रही है। अगर इसराइल में अभी चुनाव होते हैं तो लिकुड 27, बेनेट 22 और बाकी पार्टियां अलग अलग सीटों पर रहेंगी। कई छोटी पार्टियां चुनाव की जरूरी सीमा भी पार नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। MS नाउ से बातचीत करते हुए केरी ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार-बार अमेरिका पर ईरान पर हमला करने का दबाव डालते रहे हैं। केरी के मुताबिक नेतन्याहू ने बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन और जॉर्ज बुश तक सभी के सामने ईरान को खत्म करने के लिए कई प्रेजेंटेशंस दिए थे, लेकिन तीनों ने साफ मना कर दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, क्योंकि ट्रंप वो पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने इस कदम के लिए हामी भर दी। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही है। इसराइल में इमरजेंसी खत्म होते ही नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ी हैं। ईरान के साथ युद्ध टलने के बाद वहां जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। स्कूल और दफ्तर खुल गए हैं और अदालतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भ्रष्टाचार वाले पुराने केस की सुनवाई रविवार से फिर से शुरू हो जाएगी। उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। नेतन्याहू इन सभी आरोपों को गलत बताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कोर्ट जाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए माफी की सिफारिश भी कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि बार-बार कोर्ट जाने से नेतन्याहू अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। उधर इसराइल के राष्ट्रपति कार्यालय ने माफी की अर्जी पर कानूनी राय मांगना शुरू कर दिया है। हालांकि कानूनी केस के बीच में माफी मिलना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। इस बीच इसराइल में अक्टूबर में होने वाले चुनावों की चर्चा भी तेज हो गई है। सर्वे बता रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। अब देखना होगा कि जंग से बचे नेतन्याहू अपनी कुर्सी और कानून से कैसे बच पाएंगे। इसराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत की खबर ने पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता को नई संजीवनी दे दी है। अब तक लेबनान पर हो रहे हमलों की वजह से अमेरिका और ईरान की बैठक पर संकट मंडरा रहा था। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ईरान का कहना था कि लेबनान में बमबारी करके इसराइल युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा है, लेकिन अब इस्लामाबाद में सुरक्षा के बीच होने वाली महाबैठक की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। पाकिस्तान भी पर्दे के पीछे से लगातार कोशिश में जुटा हुआ है कि दोनों पक्ष मेज पर आ जाएं। इसराइल के इस कदम को ईरान के गुस्से को शांत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। शांति वार्ता के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री खतीबजादा ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कल रात ईरान इस्राएली हमलों का करारा जवाब देने ही वाला था। इसराइल ने लेबनान में बमबारी कर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ दिया था। ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और जवाबी कार्रवाई के बिल्कुल करीब था, लेकिन ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने बीच में आकर दखल दी और ईरान को रोक लिया। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से एक बड़ा हमला टल सका। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका और ईरान की बातचीत सफल हो जाए। अगर ईरान जवाबी हमला कर देता तो शांति की सारी कोशिशें मिट्टी में मिल जाती। क्या लेबनान से बातचीत करने का आदेश नेतन्याहू को ट्रंप ने दिया?
रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वे लेबनान पर हमले करें और बातचीत शुरू कर दें। वे चाहते हैं कि लेबनान के साथ बैठकर हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर चर्चा हो। इसी दबाव के बाद नेतन्याहू ने लेबनान से सीधी बातचीत करने का मन बनाया है। जेडी वेंस ने भी कहा कि इसराइल अब लेबनान में थोड़ा संयम बरतने को तैयार है। हालांकि इसराइल के अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, यानी एक तरफ तो बम बरसते रहेंगे और दूसरी तरफ शांति की मेज सजी रहेगी। इस्लामाबाद में बातचीत से पहले ही ईरान अमेरिका के बीच हालात फिर बिगड़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब ट्रंप का गुस्सा फिर से भड़क उठा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ईरान पर सीधा हमला बोला और कहा कि ईरान तेल की आवाजाही को ठीक से संभाल नहीं रहा, ये बेहद ही खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे बेईमानी भी कहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये वो समझौता नहीं है जो हमने किया था। अमेरिकी संसद में विपक्षी डेमोक्रेट्स ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है। विपक्षी डेमोक्रेट्स चाहते थे कि ट्रंप बिना संसद की मर्जी के ईरान के खिलाफ जंग न छेड़ सकें। इसके लिए वे छुट्टी छोड़कर वॉशिंगटन पहुंचे और वोटिंग की कोशिश भी की, लेकिन सदन की अध्यक्षता कर रहे रिपब्लिकन नेता ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सत्र को बिना किसी चर्चा के तुरंत खत्म कर दिया। इस पर डेमोक्रेट सांसद देबोरा रॉस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि ट्रंप की मनमानी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वे बिना किसी जवाबदेही के युद्ध जारी रखेंगे। फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने अभी हार नहीं मानी है। वे अगले हफ्ते सीनेट में फिर से इस मुद्दे पर वोटिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अमेरिकी संसद राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती कर पाती है या फिर नहीं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। असम केस में खेड़ा को राहत, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा, कैश विवाद के बीच बड़ा फैसला। नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। बंगाल में बिना ट्रिब्यूनल कैसे साफ, लाखों वोटरों की मुश्किलें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट, विदेश में संपत्ति छिपाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद खेड़ा के घर पर असम पुलिस ने छापेमारी की और खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी और साजिश जैसे गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए अप्लाई करो। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब उनके खिलाफ कैश मिलने के आरोपों पर जांच चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया गया है और मामला अब और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। आपको याद दिला दें, विवाद के बाद उनका तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था और उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को ही शपथ ले ली थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्तीफे के बाद जांच रुकेगी या और बड़ा एक्शन होगा, और क्या संसद में कार्रवाई की नौबत अब टल गई है या फिर नहीं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है और इसके साथ ही साफ संकेत मिल गए हैं कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि उन्होंने बिहार में काफी काम कर लिया है और अब वो दिल्ली में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 3 से 4 दिन में इस्तीफा दे देंगे और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। यानी कि बिहार की सियासत में एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए हैं और राज्य में नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब पूरी तरह फ्रीज कर दी गई है। पूरी जांच पड़ताल के बाद करीब 89 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 27 लाख से ज्यादा नामों को जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद अयोग्य करार दिया गया है। अब बंगाल में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 77 लाख रह गई है। गुरुवार आधी रात तक चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की लिस्ट पर भी मुहर लगा दी, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सुनवाई के लिए वादे के मुताबिक ट्रिब्यूनल अब तक शुरू नहीं हुए। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन अपील करने के बाद अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब तक सिर्फ 3 बड़े नामों की ही लिस्ट में वापसी हो सकी है। इनमें फरक्का से कांग्रेस के मोताब शेख और रतुआ के मोत्ताकिन आलम शामिल हैं। नदिया से एक और उम्मीदवार,
केशबुद्दीन शेख का नाम अभी भी ट्रिब्यूनल के आदेश पर वापस जुड़ा है। बाकी लाखों आम लोग सरकारी दफ्तरों के बाहर अपनी आईडी लेकर चक्कर काट रहे हैं। आयोग का कहना है कि अब लिस्ट में कोई भी नया बदलाव नहीं किया जाएगा। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और हजारों लोग बिना वोट के रह गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बंगाल चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया है। दरअसल एक स्टिंग वीडियो आने के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बीजेपी नेताओं से संपर्क की बात कर रहे हैं। हालांकि कबीर ने इस वीडियो को फर्जी और AI से बना हुआ बताया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने इसे मुस्लिम समुदाय की ईमानदारी पर चोट माना है। पार्टी का कहना है कि वे ऐसे किसी भी नेता के साथ नहीं रह सकते जिसकी निष्ठा पर सवाल हो। इसी वजह से ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ होने वाली अपनी सभी रैलियां भी रद्द कर दी हैं। अब ओवैसी की पार्टी बंगाल के चुनाव में किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.